नमस्कार दोस्तों, NVR लॉ क्लासेस के इस YouTube चैनल में मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार मलिक, डायरेक्टर NVR लॉ क्लासेस, आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक IPC पर सीरीज कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज के इस भाग में आज हम IPC का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है। तो पिछले भागों में हम लोगों ने जो है भाग 1 इसका चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ IPC, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से जाना जाता है और इसे साधारण स्पष्टीकरण हिंदी में कहा जाता है। तो देखते हैं इस अध्याय 2 की जो सर्वप्रथम धारा है, वो पहली धारा जो है वो है धारा 6। देखिए, धारा 6 जो स्पष्टीकरण देती है दोस्तों, वो धारा 6 स्पष्टीकरण देती है इस संहिता के यानी कि IPC के अध्याय 4 में जो हम साधारण अपवाद पढ़ते हैं, जिन्हें हम आगे लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो वो जो अध्याय 4 में धारा 76 से लेके और धारा 106 तक की 31 जो धाराएं हैं, जिनमें कि सामान्य अपवादों का जिक्र किया गया है, ये धारा 6 उस अध्याय 4 के संदर्भ में है। तो धारा 6 ये कहता है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ये कह रहा है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ द एवरी सच डेफिनेशन ऑफ penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions। तो ये जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन के नाम से जो जाना जाता है, तो ये धारा 6 ने एक तरह से जितनी भी IPC के अंदर डेफिनेशन है, दांडिक प्रावधान है या जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, उन सब को अध्याय 4 से कनेक्ट करने का एक माध्यम धारा 6 है। ठीक है दोस्तों, those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। इसने कहा है कि यद्यपि प्रत्येक परिभाषा के साथ, प्रत्येक दांडिक प्रावधान के साथ और प्रत्येक इलस्ट्रेशन के साथ ये संभव नहीं है कि हर जगह हम सामान्य अपवादों को दोहराएं। तो इसलिए यहाँ चैप्टर नंबर 2 में साधारण स्पष्टीकरण वाले चैप्टर में ये धारा 6 ने ये बता दिया है कि इस संहिता का जो अध्याय 4 है, वो आगामी सभी अध्यायों में जो अपराधों की परिभाषाएं बताई गई है, उनके दांडिक प्रावधान बताए गए हैं या उनके इलस्ट्रेशन बताए गए हैं, तो ये धारा 6 कनेक्ट करती है अध्याय 4 को पूरी IPC से। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ने से ये धारा 6 आप लोगों को क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो ये कह रहा है कि दिस सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट such offences, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। देखिए, इस धारा 6 का जो पहला इलस्ट्रेशन है वो हमें समझाता है कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, जिनमें परिभाषाएं दी हैं, वहाँ हर परिभाषा में ये नहीं लिखा हुआ है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं जो हैं वो उस साधारण अपवाद के अध्याधीन समझी जाती हैं, जिसमें यह उपबंधित किया गया है
कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। देखिए, ये जो अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शन का है उसकी धारा 82 ये प्रावधान करती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा यदि कोई कृत्य किया जाएगा तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये सामान्य अपवाद में आ जाएगा। तो अब ये जो बात है ये हर परिभाषा के साथ ना जोड़नी पड़े, हर परिभाषा में बार बार ना समझानी पड़े, इसलिए धारा 6 का निर्माण किया गया और धारा 6 में स्पष्ट कर दिया कि समस्त परिभाषाएं, समस्त दांडिक प्रावधान, समस्त इलस्ट्रेशन वो सभी अध्याय 4 के अध्याधीन रहते हुए पढ़े जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसका इलस्ट्रेशन बी देख लेते हैं। ये कहता है कि अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it। ये कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी है और उसने बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने हत्या का अपराध किया है। अब यहाँ चूंकि गिरफ्तार करने में उसका परिरोध करना पड़ेगा, उसे बंद करना पड़ेगा, तो ऐसी अवस्था में चूंकि वो व्यक्ति जो उसको कन्फाइन कर रहा है वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में और वो विधि द्वारा आबद्ध है कि उसको ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की उसकी ड्यूटी है, तो अपनी ड्यूटी के तहत उसकी गिरफ्तारी कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस पर रोंगफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अध्याय 4 से ऐसे व्यक्ति को क्या मिल जाएगी? साधारण अपवाद के मामले में उसका मामला चला जाएगा और उसको पूर्ण उन्मुक्ति मिल जाएगी। ये धारा 6 का लब्बो-लुआब है जो धारा 6 ने आप लोगों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि धारा 6 आईपीसी की क्या कहती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धारा 7। धारा 7 क्या कहता है? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। ये कह रहा है कि एक बार जो पद यहाँ स्पष्टीकृत कर दिया जाएगा, चूंकि हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और ये साधारण स्पष्टीकरण की बात कर रहा है, तो धारा 7 एक तरह से अध्याय 2 के विषय में कह रहा है। वो कह रहा है कि एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। ये कह रहा है कि हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के चाहे किसी भी भाग में किया गया है, इवन अध्याय 2 तो स्पष्टीकरण कर ही रहा है, इसके अलावा भी अगर कहीं कहीं स्पष्टीकृत कोई भाव कर दिया गया है तो वो इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझे सेक्शन 7 क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि एक बार अगर किसी पद को, किसी बात को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, कोई सेंस बता दी उसकी, तो फिर आगे उसको वो जहाँ भी वो बात आए, वो पद आए, तो उसको उसी स्पष्टीकरण के अध्याधीन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धारा 8 क्या कहता है। धारा 8 जेंडर के विषय में बात कर रहा है। ठीक है, तो जेंडर के विषय में धारा 8 कहता है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो धारा 8 कह रहा है कि जो पुल्लिंग वाचक शब्द है, नॉर्मली सामान्यतः हम जो ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश की, उसमें ग्रामर में क्या है कि स्त्री के लिए ही सी और पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन धारा 8 आईपीसी कहती है कि जो ही है उसमें शी भी है। अगर कहीं ही लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि वो नर और नारी
दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। देखते हैं धारा 8 का हिंदी वर्जन क्या कह रहा है। पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये धारा 8 को हमने समझने का प्रयास किया। और देखते हैं धारा 9 क्या कहता है। धारा 9 बात कर रहा है नंबर के बारे में। ये बात कर रहा है नंबर के बारे में और कह रहा है कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड्स द सिंगुलर नंबर। ये कह रहा है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी आता है। ठीक है दोस्तों, धारा 10 बात करती है मैन और वुमेन के विषय में। ये कह रहा है कि द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। किसी भी उम्र का पुरुष हो, किसी भी उम्र की स्त्री हो, वो पुरुष जो है किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। चाहे वो 6 माह का भी अगर कोई बालक है और वो नर है तो उसे पुरुष कहा जाएगा, और अगर स्त्री है चाहे वो किसी भी आयु की है उसको स्त्री कहा जाएगा। तो मित्रों, ये आज के लेक्चर में हमने धारा 6 से लेके और धारा 10 तक का अध्ययन किया। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, और जिन साथियों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली आईपीसी लेक्चर सीरीज का प्रत्येक लेक्चर आपको समय से मिलता रहे। और आप मेरे इस चैनल को अपने मित्रों में शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।